चलिए, तो देखिएगा प्राचीन भारत के इतिहास में जो है ये चोला वंश का जो संबंध है या चोला वंश जिसे चोल वंश के नाम से जाना जाता है, इसे हम बहुत महत्वपूर्ण वंश मानते हैं। क्यों मानते हैं इसके कारण कुछ प्रमुख है, याद रखिएगा। जहां पर हम देखते हैं कि चोला वंश जो है जिसने दक्षिण एशिया में यानी साउथ एशिया में जो है अपना प्रभुत्व जमाया था, उसमें उसने काफी महत्वपूर्ण काम किए हैं। ठीक है, जैसे कि निर्माण का कार्य किया उसने। ठीक है, साथ ही साथ जो है इसने एक ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया जिसमें चोल वंश के संबंध में जो है आपको 3 से 4 बातें बताई जाती है। और खासकर याद रखिएगा चोल वंश में जो है 2 राजाओं का प्रभुत्व सबसे ज्यादा रहा है। एक है आपका राजाराज प्रथम और दूसरा है राजेंद्र प्रथम। ठीक है, इन दोनों के संबंध में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है डायरेक्टली देखिए, आंसर कभी भी ऐसा नहीं होता कि आंसर को इस तरीके से बनाया जाए कि जिसमें राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम का नाम आ जाएगा। लेकिन यह जरूर पूछा जाता है कि राजेंद्र प्रथम के द्वारा किए गए कार्य कौन कौन से हैं, यानी इनके संबंध में क्या क्या कार्य हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो फायदा है, यानी इस प्रकार से प्री को पढ़ना, इससे 2 चीजों का फायदा होता है। एक, मेंस आपका बहुत बेहतर हो सकता है भारतीय इतिहास के संबंध में, और दूसरा आपके पास जो तारतम्यता है यानी किसी भी चीज का आंसर निकालने का तरीका है वो डेवलप हो जाता है इससे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चोल वंश के संबंध में जो है हमने पढ़ा था कि चोल वंश जो है ये 2 संबंध में पढ़ा जाता है। एक आपका संगम काल का चोल वंश और दूसरा है आपका नवीन चोल वंश। ठीक है, तो संगम काल का चोल वंश जो है याद रखिएगा, जिसे कहा जाता है संस्थापक के तौर पर उरेवर पहरे। ठीक है, उरेवर पहरे जो है ये संगम काल के चोल वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी प्रथम व्यक्ति माना जाता है। और वहीं नवीन चोल के लिए जो है विजयालय का नाम याद रखिएगा। यानी हमेशा जो है ना आपको विजयालय पूछा जाता है, याद रखिएगा कि चोल वंश के संस्थापक या नवीन चोल वंश के संस्थापक कौन रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हमने बात किया था कि चोल वंश का जो समय है वो 9वीं से 12वीं शताब्दी का समय है। ठीक है, तो 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी के मध्य जो है ये चोल वंश का समय चला, जिसका संस्थापक कौन था? विजयालय। ठीक है, नाम याद रखिएगा, विजयालय जो है यह महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और याद रखिएगा पल्लव राजवंश के, ठीक है, सामंत के तौर पर पहले ये काम करते थे और उसके बाद धीरे धीरे जो है अपने आप को स्वतंत्र किया और स्वतंत्र करने के बाद जो है चोल वंश को स्थापित किया। ठीक है, तो पल्लव के सामंत के तौर पर कार्य करने के बाद जो है चोल वंश की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इनका क्षेत्र क्या रहा है, तो कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का क्षेत्र, यानी दक्षिण भारत का यह महत्वपूर्ण क्षेत्र याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि दक्षिण भारत में, ठीक है, अगर मध्य भारत के इतिहास की शुरुआत की बात मानी जाए तो याद रखिएगा कि 9वीं से 12वीं शताब्दी का समय है। इसका मतलब है कि मध्य भारत का इतिहास अब इधर से प्रारंभ हो रहा था और साथ ही साथ जो है इधर चोल वंश चला था दक्षिण की तरफ। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि दक्षिण भारत में प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो धीरे धीरे चोल वंश के साथ ही समाप्त होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे। तो जैसे देखिए मैंने इसके वंश वृक्ष के बारे में बताया था आपको कि कौन कौन जो है शासक के तौर पर इसमें शासन किया। उसमें सबसे पहला व्यक्ति है विजयालय और दूसरा प्रमुख व्यक्ति है याद रखिएगा आदित्य प्रथम। ठीक है, तो विजयालय और आदित्य प्रथम को जो है एक संस्टेंटली टाइप से थोड़ा सा याद रखिएगा इनको। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासक के तौर पर याद रखिएगा राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये 2 नाम जो है ना, पहले तो यही कोरिलेट कर लीजिएगा, ये दोनों नाम जो है चोल वंश के शासकों का नाम है। क्योंकि इतने सारे शासकों का नाम आपको याद रखना होता है कि याद ही नहीं रहता ये पल्लव का है, ये पांडे का है, कि चेर का है, कि चोल का है। ठीक है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा कि राजाराज प्रथम या राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। जनरली देखिए एक टीचर जो है ना आपको यही समझा सकता है कि किस फोकस पर आप, भारतीय इतिहास एक वास्ट सिलेबस है याद रखिएगा, इसमें आपको कंस्टेंटली क्वेश्चन निकालना आना चाहिए कि आप यहां से क्वेश्चन को याद रख पाए। क्योंकि ये प्रॉब्लम क्या होता है, भारतीय इतिहास को जानना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यह है इसको लंबे समय तक अपने दिमाग पर टिका पाना। क्योंकि लंबे समय तक जो है आप इसको मैटर को कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम को सबसे ज्यादा फोकस रखिएगा चोल वंश में। मतलब आपके दिमाग पे ये होना चाहिए कि राजाराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम जो है ये चोल वंश के शासक है और इनके कार्यों की पद्धति को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और अंतिम व्यक्ति का नाम राजेंद्र तृतीय है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विजयालय प्रथम व्यक्ति। ठीक है, 2 महत्वपूर्ण शासक राजाराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, और उसके बाद अंतिम व्यक्ति जो है राजेंद्र तृतीय। ठीक है, राजेंद्र तृतीय याद रखिएगा। अब देखिएगा इसके साक्ष्य कहां से मिले हैं, तो मेगास्थनीज के इंडिका से, ध्यान रखिएगा मेगास्थनीज के इंडिका से जो है इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किसके बारे में? चोल वंश के बारे में। ठीक है, उसी के साक्ष्य में ये लिखा गया है, याद रखिएगा कि चोल वंश के जो संस्थापक हैं विजयालय, इसके बाद जैसे ही आदित्य प्रथम का नाम आता है तो आदित्य प्रथम के समय जो है इन्होंने कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपना क्षेत्र स्थापित किया। और राजेंद्र प्रथम ने जो है याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा विस्तार अपने शासन काल में राजेंद्र प्रथम ने किया था। ठीक है, यानी चोल वंश का जो विस्तार हुआ है सबसे ज्यादा वो राजेंद्र प्रथम के समय में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिएगा इसके समय में 4 राजवंशों के समय जो है इनकी संघर्ष हुई थी, स्ट्रगल जो लाइफ रहा था है। ठीक है, तो क्योंकि ये पल्लव के पहले सामंत थे। ठीक है, तो सामंत के तौर पर जो है इन्होंने जो पहले पल्लवों से
संघर्ष किया, चालुक्यों से संघर्ष किया, पांड्यों से किया और राष्ट्रकूटों से किया था। यानी ये 4 राज्यों देश राज्यों से जो है इन्होंने संघर्ष किया। तो इनके संघर्ष काल के समय जो है इन 4 राज्यों का नाम आता है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद विजयालय के बारे में आप सिर्फ 2 बातें याद रखिएगा। चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किया विजयालय ने, संस्थापक है, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा कि पांडे शासकों में, ठीक है, तंजावुर को छीनकर जो है उसने राजधानी बनाई थी। यानी तंजावुर को जो है इसने राजधानी बनाई थी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, पांडे शासकों से। तो पांडे शासकों से इसने क्या किया, तंजावुर को छीना, युद्ध लड़ा और उसके बाद जो है उसको राजधानी बना दी, ठीक है। उसके बाद नर केसरी या रण केसरी जैसे उपाधि को धारण किया था इसने, ठीक है। देखिए ऐसे जो नाम है ना, उपाधि हैं, ये अधिकांश राजाओं के द्वारा उपाधि धारण किए जाते हैं। जब आपका पेपर बहुत ही ज्यादा टफ होगा और जब आपको सिलेक्शन नहीं देना होगा तब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने रण केसरी की उपाधि धारण की है भारतीय इतिहास में, ठीक है। तो रण केसरी की उपाधि धारण करने वाले राजकों की संख्या जो है ना, आप कभी भी काउंट ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो उपाधि है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है और पेपर आपके फेवर में है तो समझिए फिर आपका आंसर सही निकलने वाला है। लेकिन चांसेस ऐसे बहुत कम होते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि उपाधि कभी भी नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये उपाधि पूछी जा रही है, इसका मतलब समझिए पेपर का लेवल जो है अब 50% के ऊपर गिर चुका है नीचे, ठीक है। यानी टफ लेवल पर पेपर बनने लगा है, ठीक है। क्योंकि पेपर देखकर आप बोल पाते हैं ना कि पेपर कठिन है, सरल है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय इतिहास से जब कभी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब इतिहास के पेपर में इनका सिलेक्शन जो है, क्वेश्चन का पेपर जो सिलेक्ट किया जा रहा है वो थोड़ा सा टफ किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उपाधि जब भी पूछा जा रहा है इसका मतलब है कि वो पेपर को कठिन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये याद रखिएगा। और हाँ, लेकिन उपाधि के संबंध में एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर उपाधि किसी घटना के बाद धारण किया जा रहा है तो पेपर कॉमन है, ठीक है, मॉडरेट लेवल पर है, ठीक है। किसी घटना के बाद कोई घटना घटी है, जैसे कि मान लीजिए राजेंद्र प्रथम के बारे में आपने पढ़ा, ठीक है। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, पाल शासक महिपाल को हराया, ठीक है। तो महिपाल को जब हराया तो उसने महिपाल को हराने के बाद जो है गंगा नदी को, ठीक है, कावेरी नदी के तट पर लाया, यानी गंगा का पानी कावेरी के क्षेत्र में लाया, तो गंगकोंड नाम का उपाधि धारण किया था। तो इस घटना से क्या हुआ, घटना से उपाधि धारण किया इसने गंगकोंड का नाम का। तो इसका मतलब यह है कि गंगकोंड जो है एक महत्वपूर्ण उपाधि हो गया, ठीक है। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखिएगा। चलिए, वास्तविक संस्थापक के तौर पर जो है याद रखिएगा आदित्य प्रथम का नाम आता है, ठीक है। पल्लव शासक अपराजित वर्मन को हराया था इसने, ठीक है, अपराजित वर्मन को हराया था। चलिए, इसके बाद देखिएगा परांतक के समय में जो है एक सबसे महत्वपूर्ण घटना याद रखिएगा। परांतक प्रथम जो है ये महत्वपूर्ण शासक है, लेकिन इसके संबंध में अगर हम इसको सिर्फ एक बात याद रखें तो सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूंगा तो आप इस युद्ध को याद रख लेंगे, तक्कोलम का युद्ध, ठीक है। तक्कोलम का युद्ध बहुत बार एग्जाम में पूछा गया और खासकर याद रखिएगा सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, विभिन्न प्रकार के जो एग्जाम है सेंट्रल लेवल पे, उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तक्कोलम का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो राष्ट्रकूट शासक, अभी हमने डिस्कस किया था, तो याद रखिएगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और गंगवंश शासक जो है इनके साथ एक साथ थे, ये एक तरफ थे, और एक तरफ था परांतक प्रथम, जिसमें हार गया था कौन, परांतक प्रथम हार गया था, ठीक है। तो इसके हारने का एक युद्ध याद रखिएगा, तक्कोलम का युद्ध याद रखिएगा। इसने जो है चिदंबरम मंदिर का निर्माण कराया था, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा राजाराज प्रथम जो है ये महत्वपूर्ण शासक है और इसका वास्तविक नाम जो है अरिमोली बर्मन, ठीक है, अरिमोली बर्मन। तो याद रखिएगा, हालांकि इसके नाम आपको याद नहीं करने हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि इसने जो है ना, अच्छा, परांतक का ये पुत्र नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये परांतक का पोता है, ठीक है। परांतक प्रथम अभी आपने पढ़ा, उसका पोता है ये। और परांतक प्रथम का जो है लौह और रक्त की नीति चलता था उसका, लौह और रक्त की नीति जो है, अधिकांश राजा जो है इस प्रकार की नीति पे चलते हैं, याद रखिएगा। जब अपने राज्य का विस्तार करते हैं तो अंधाधुन जो है लड़ाई करते हैं, अंधाधुन लड़ाई, ठीक है, मतलब मुझे आपका राज्य भी चाहिए और आपका राज्य भी चाहिए। तो इस नीति के को कहते हैं हम लोग लौह रक्त की नीति, यानी या तो लोहा लेना या तो खून बहाना, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा विस्तारवादी जो शासक होते हैं अधिकांशतः लौह रक्त की नीति अपनाते हैं, याद रखिएगा। तो ऐसे में जो है राजाराज प्रथम ने भी क्या किया था, लौह रक्त की नीति अपनाई थी, अपने पितामह के नक्शे कदम पर चल रहा था ये, ठीक है। उसके बाद जो है इसने जो युद्ध लड़ा था, याद रखिएगा, पहला चेर का युद्ध लड़ा इसने और दूसरा श्रीलंका के साथ युद्ध लड़ा था इसने, यानी भारत में रहते हुए जो है इसने श्रीलंका के राजा को हराया था, याद रखिएगा, महेंद्र पंचम को, ठीक है। तो महेंद्र पंचम को हराने वाला शासक पहली बार, यानी जो श्रीलंका को हराया, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत के क्षेत्र में रहते हुए ऐसा कौन सा शासक है जो दूसरे देश के राजा को हराया था, तो वो था राजाराज प्रथम, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि 2 राजाओं का नाम आपको याद रखना है। तो इसने क्या किया था, उत्तरी क्षेत्र के, श्रीलंका का जो उत्तरी क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं अनुराधापुर, ठीक है,
जो कि श्रीलंका का राजधानी है। अनुराधापुर नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि राजधानी क्या है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अनुराधापुर जो है श्रीलंका की राजधानी है। उसको तहस नहस कर दिया था किसने? राजराज प्रथम ने, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा कि उसकी राजधानी परिवर्तित कर दी और पोलेनरुआ उसकी राजधानी रखी गई थी। तो पोलेनरुआ जो है श्रीलंका की दूसरी राजधानी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इसका ये निर्माण कार्य सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वृद्धेश्वर मंदिर, ठीक है। तो इस मंदिर का नाम पहले राजेश्वर मंदिर था, बाद में जो है इसका नाम रख दिया गया वृद्धेश्वर मंदिर। इसका निर्माण कराया था राजराज प्रथम ने, ठीक है। चलिए इसके बाद ध्यान दीजिएगा राजेंद्र प्रथम की बात करते हैं। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में ध्यान रखिएगा कि राजेंद्र प्रथम जो है सबसे शक्तिशाली शासक कहलाता है पूरे चोल वंश का, ठीक है। राजराज प्रथम को आपने याद रखा और दूसरा नाम आपको याद रखना राजेंद्र प्रथम को। राजेंद्र प्रथम जो है सबसे शक्तिशाली शासक है, श्रीलंका को पूरी तरीके से जीत लिया था इसने। इसके पिता ने आधा जीता था, इसने पूरा जीत लिया था, ठीक है। और इसने महेंद्र पंचम, जिसको महेंद्र पंचम को उसने छोड़ दिया था, इसने उसको बंदी बनाकर जो है भारत ले आया था, याद रखिएगा, यानी चोलापुरम के क्षेत्र में ले आया था। दूसरा, कावेरी नदी के किनारे जो है इसने राजधानी बनाई और राजधानी को कहा गया गंगैकोंड चोलपुरम, ठीक है। और गंगैकोंड चोलपुरम क्यों कहा गया है? तो ध्यान रखिएगा, चोलापुरम के बारे में आप सुना होगा या चोलामंडलम के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो चोलामंडलम आज जो नाम सुनते हैं आप, तो कावेरी नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, कावेरी नदी का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो चोल शासकों ने जो है अपना पूरा विस्तार किया था, उसी को नाम दिया गया चोलापुरम या चोलामंडलम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसने उपाधि भी धारण की थी गंगैकोंड की, जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि इसने जो है इंडोनेशिया में आक्रमण किया था, यानी ये श्रीलंका से एक कदम आगे इंडोनेशिया की तरफ चला गया, सुमात्रा की तरफ चला गया और इंडोनेशिया में एक साम्राज्य था विजय साम्राज्य, यहाँ के शासक को हरा दिया था, ठीक है। तो ये जो है काफी बड़ा खिलाड़ी थे, एक तरीके से आप कह सकते हैं इसको, कि चोला वंश के जो संबंध में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण शासक या शक्तिशाली शासक जो है राजेंद्र प्रथम है, ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिएगा बाकी सारे शासक जो है कुछ एक एक काम इनके याद रखिएगा, एक एक जो घटना है उनको याद रखिएगा। जैसे कि राजाधिराज प्रथम सोमेश्वर को परास्त किया था, याद रखिएगा, चालुक्य वंश का, और अश्वमेध यज्ञ कराया था। चूंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत में या फिर प्राचीन भारत के इतिहास में अंतिम अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था? तो ये ध्यान रखिएगा, राजाधिराज, ठीक है, इसने अंतिम अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसके बाद राजेंद्र प्रथम द्वितीय की बात करते हैं, तो याद रखिएगा कुंडल संगम युद्ध लड़ा था और सोमेश्वर प्रथम को हराया था और इसने विजय स्तंभ स्थापित कराया था, ठीक है। और तीसरा याद रखिएगा वीर राजेंद्र के बारे में, ठीक है। तो इसने क्या किया था? सोमेश्वर नरेश को जो है तुंगभद्रा नदी पर कूदने में मजबूर कर दिया था। क्योंकि आपको ये बात याद रखनी है कि वीर राजेंद्र के डर से, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि सोमेश्वर नरेश जो था इसने अपमान के डर से या अपमान और बीमार होने के कारण जो है त्रस्त होकर एक तुंगभद्रा नदी पर जो है आत्महत्या करके जान दे दी थी, ठीक है। तो जान देने वाले संबंध में जो है कभी आपने राजाओं के संबंध में इतना ज्यादा ह्यूमिलेट करना हुआ नहीं सुना होगा जिसने आत्महत्या किया हो। तो याद रखिएगा सोमेश्वर नरेश ने किया था, किसके समय में? वीर राजेंद्र के समय में, ठीक है। इसके बाद कुलोतुंग का समय आता है। 72 व्यक्तियों का एक समूह बनाया इसने और इसने इस पूरे 72 व्यक्तियों को कहाँ भेज दिया था? चाइना भेजा था। इसका काम ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद विक्रम चोल के बारे में याद रखिएगा। तो विक्रम चोल जो है, ठीक है, इसने जो है याद रखिएगा, इसका एक महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये शिव भक्त था, ठीक है, तो इसने जो है चिदम्बरम स्थित नटराज मंदिर को जो है पुनरुद्धार कराया था। लेकिन साथ ही साथ जो है गोविंदराज मंदिर, जो कि काफी प्राचीन मंदिर है, वहां पर वैष्णव मूर्ति रखी हुई थी, उसको समुद्र में फेंकवा दिया था, ठीक है। तो समुद्र में फेंकवाने का कारण जो है सिर्फ वैष्णव धर्म को अलग से मान्यता न देना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा अंतिम राजा का नाम याद रखिएगा, राजेंद्र तृतीय। यह अंतिम शासक था और पांड्यों ने क्या किया था? फिर से इनको पराजित करके जो है अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया, यानी पांड्य जो है फिर से वर्चस्व स्थापित कर देते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी घटना, इसको 2 बार 3 बार जब तक नहीं पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, आंसर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारी जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ, याद करना आपके संदर्भ में है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि याद करने के लिए आपको 2 से 3 बार इसको फिर से प्रयास करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। और इसके लिए याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना। चोल वंश से संबंधित आपके कम से कम तो 40 क्वेश्चन तैयार होंगे, याद रखिएगा। इस 40 क्वेश्चन को आप एप्लीकेशन पर जाकर जो है सॉल्व कर सकते हैं, वहां पर क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस के आंसर आपको तुरंत के तुरंत आंसर करने के बाद जो है तुरंत के तुरंत वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चोल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था। ठीक है, चोल साम्राज्य की
प्रशासनिक व्यवस्था। देखिएगा, चोल साम्राज्य एक लंबे समय तक यानी कि 9वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक अपना शासन व्यवस्था को संभाला है। ठीक है, अब इसके कारण जो है दो बातें सबसे महत्वपूर्ण है इसमें। एक, पहला कि चोल व्यवस्था जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसके आधार पर जो है आप ये कह सकते हैं कि इसकी पूरी व्यवस्था जो है एक बड़े शासन को चलाने के लिए जो है, अगर आप एक बड़ा शासन चलाना चाहते हैं तो आपको अपनी पूरी प्रशासन व्यवस्था को एक मजबूती कड़ी में बांधना होगा। ठीक है, तो उसमें जो प्रशासन व्यवस्था है इसको हम कुछ कड़ियों में बांधेंगे, यानी कि इसको समझने के लिए जो है हम इसको कुछ भागों में बांटेंगे, जैसे कि सैन्य व्यवस्था कैसा था इस समय का। ठीक है, इकाइयां कैसी बांटी गई थी। ठीक है, तो उसके आधार पर याद रखिएगा इसमें हम 3 से 4 बिंदुओं पर जो है इसको कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके सैन्य व्यवस्था की। ठीक है, अच्छा, कभी कभी क्या होता है, इससे जुड़े हुए कुछ घटनाएं पूछी जाती हैं या फिर कुछ नाम पूछा जाता है। ठीक है, जैसे इकाइयों के नाम क्या थे, या फिर क्योंकि चोल वंश है यहाँ पर और ये दक्षिण भारत का वंश है ना, तो यहाँ पर नाम थोड़े से अलग मिलेंगे आपको। ठीक है, और उस नाम को आपको याद करना पड़ेगा कि ये समय जो है, अगर इसमें जैसे हम सामान्य तौर पर क्या बोलेंगे, चोर को पकड़ने वाला क्या कहलाता है, पुलिस, लेकिन यहाँ पर आप पुलिस को पुलिस नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो वो बोलेगा कि किसी प्रकार के चोरों को पकड़ने के लिए जो है किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो आपको नाम अगर याद है चोल वंश का समय का तो आप फिर आंसर कर पाएंगे, और अगर नहीं याद है तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए जो है कुछ शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा, चोला वंश के संबंधित शब्द या वोकेबलरी को। ठीक है, तो कुछ वोकेबलरी देखिएगा, सैन्य व्यवस्था के आधार पर याद रखिएगा 3 वोकेबलरी जो है सबसे महत्वपूर्ण है। पहली जो वोकेबलरी है, ठीक है, सैन्य व्यवस्था में, तो इसमें याद रखिएगा इस समय जो है सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत 3 चीजें चलती थी। ठीक है, पहला, सेना की जो व्यवस्था थी इसमें याद रखिएगा इनके पास क्या था, नौसेना। ठीक है, यानी जल वाली सेना। ठीक है, दूसरा था आपका हस्ती सेना, और तीसरा था इनके पास पैदल सेना। ठीक है, मतलब सैन्य व्यवस्था में जो है याद रखिएगा इनके पास जो सैन्य व्यवस्था थी ठीक है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि नौसेना पर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया था, तो ये याद रख लीजिएगा राजेंद्र प्रथम ने। ठीक है, यानी नौसेना को संगठित करने का कार्य किसको मिला था, राजेंद्र प्रथम के साथ था, ये जुड़ा हुआ याद रखिएगा। ठीक है, और इसी के कारण जो है नौसैनिक शक्ति के कारण याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी तो आप सभी जानते हैं, है ना, तो राजेंद्र प्रथम ने जब इंडोनेशिया तक को जीता था याद रखिएगा, तो इसे चोलों का झील के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, चोलों का झील। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी थी उसे पहले क्या बोलते थे, चोलों का झील। तो ध्यान रखिएगा नौसेना की शक्ति के कारण जो है बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील कहा जाता था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील के नाम से जाना जाता था। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसके संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ठीक है, चोलों का झील, चूंकि आपको ये याद रखना है कि चोलों का झील जो है ये क्यों कहा जाता था, तो इसका कारण ये है कि राजेंद्र प्रथम ने जो है इंडोनेशिया तक के क्षेत्र को जीता था, तो इसके पास जो है एक महत्वपूर्ण नौसेना थी। ठीक है, इससे पहले के जो राजा हो रहा करते थे, जैसे राजाराज प्रथम हो गया, तो उसने श्रीलंका तक को ही अपने आप में सीमित किया था, वो भी उत्तरी श्रीलंका को। ठीक है, लेकिन इसके बाद जो है राजेंद्र प्रथम ने क्या किया कि पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ना बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र में अपनी नौसेना को उतारा, और नौसेना को संगठित करते हुए जो है इंडोनेशिया सुमात्रा तक जो है क्षेत्र को जीता था। ठीक है, इसका महत्वपूर्ण कारण है याद रखिएगा ट्रेड, क्योंकि चोलों के द्वारा जो है चाइना तक जो है क्या किया जाता था, ट्रेड या मार्केटिंग किया जाता था। ठीक है, तो ट्रेड या व्यापार करने के कारण जो है इस व्यवस्था को इतना महत्वपूर्ण बनाया गया कि राजेंद्र प्रथम का नाम चोलों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा जो है याद रखिएगा अब देखिएगा इनकी जो सेना होती थी, सेना का जो प्रमुख होता था, ठीक है, यहां पर मैं कुछ नोट्स करके आपको बता रहा हूं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, नौसेना, हस्ती सेना, पैदल सेना, और साथ ही साथ अश्वरोही सेना भी होते थे। ठीक है, अश्व सेना यानी घोड़ों वाले। ठीक है, अब यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो सेना प्रमुख होता था, यानी हर सेना की एक टुकड़ी होती थी, और उस टुकड़ी का क्या होता था, नायक होता था। ठीक है, जिसको हम सेना प्रमुख कहते हैं, याद रखिएगा, और उसे कहा जाता था नायकू। नायकू,
ठीक है। तो नायकू क्या कहलाता था? सेना प्रमुख कहलाता था। अब इन सेना प्रमुखों का एक प्रधान सेना होता था, प्रधान सेना प्रमुख, जिसे महादंड नायक कहते थे। ठीक है, महान दंड नायक, याद रखिएगा, महादंड नायक कहलाता था, याद रखिएगा, या अध्यक्ष कह सकते हैं, सेनापति कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो सैन्य व्यवस्था के लिए इतना ही याद रखिएगा। सैन्य व्यवस्था जो है 3 से 4 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, मुख्य तौर पर याद रखिएगा नौसेना, हस्ती सेना, पैदल सेना और अश्वसेना जो है इसमें शामिल हुआ करता था। बंगाल की खाड़ी को जो है चोलों का झील कहा जाता था, क्योंकि नौसेना को संगठित करने वाला व्यक्ति कौन था? राजेंद्र प्रथम था, ध्यान रखिएगा। और उसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि हर सेना की एक टुकड़ी होती थी और टुकड़ी का जो प्रमुख होता था उसे कहते थे सेना प्रमुख, नायकू। ठीक है, नायकू, नायक मत बोलिएगा, यहाँ पर नायकू ही शब्द होता था, याद रखिएगा। और इन नायकू का, ठीक है, यानी जो सेनापति का प्रधान होता था, इन सेना के प्रमुख, सेना का जो प्रमुख होता था उसका भी एक प्रधान होता था या अध्यक्ष होता था, उसे कहा जाता था महादंड नायक। ठीक है, अब देखिएगा दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है प्रशासनिक। प्रशासनिक इकाइयां। ठीक है, अब देखिए प्रशासनिक इकाइयों के क्रम पर जो है एक बात याद रखिएगा कि जब इतने बड़े विशाल चोल साम्राज्य को स्थापित करना है तो उसकी प्रशासनिक बिंदुओं को, जैसे जैसे आज वर्तमान में क्या है, पहले है गांव। ठीक है, गांव के ऊपर क्या है, तो गांव के बाहर जो है आपका, जैसे ग्राम पंचायत कह लेते हैं आप, ग्राम पंचायत पर जनपद पंचायत होता है, फिर जिला पंचायत होता है, फिर आपका संभाग होता है, फिर संभाग के बाद जो है आपका राज्य होता है, फिर देश होता है। उसी प्रकार जो है प्रशासनिक इकाइयों में से बांटा गया था, याद रखिएगा। और प्रशासनिक इकाइयों में जो है इसमें भी वही चीजें चलती थी, याद रखिएगा, देश, राज्य। ठीक है, तो इन श्रृंखलाओं को आपको थोड़ा सा याद रखना है कि इनको कहा क्या जाता था, क्योंकि सब सरल तो बहुत है, क्योंकि देश राज्य वैसे ही होगा, लेकिन इसकी श्रृंखलाएं थोड़ी सी याद रखिएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि राज्य जो होता था, ठीक है, अच्छा, देश क्या है, तो देश याद रखिएगा संपूर्ण चोल मंडलम को जो है देश कहा गया है। ठीक है, जिसको चोलापुरम कहा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, राज्य बटे होते थे प्रांतों में, ध्यान रखिएगा, राज्य कैसे बटे होंगे? प्रांतों में। ठीक है, जैसे देश बटे हुए हैं राज्य में, तो राज्य बटे होंगे प्रांत में, यानी कि राज्य से छोटा क्या होगा? प्रांत होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो प्रांतों को कहा जाता था, राज्यों को कहा जाता था, याद रखिएगा, मंडल विभाजन। ठीक है, तो राज्य जो है याद रखिएगा मंडलों के साथ जुड़े होते थे। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जो मंडल, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि मंडल जो है इसकी के साथ जुड़ा होता था आपके प्रांतों के साथ। तो प्रांत या राज्य जो होते थे, जैसे देखिए देश, राज्य, और राज्य से जुड़ा हुआ है मंडल। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो होता था नाडु, जैसे तमिलनाडु का नाम आज भी आप देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो नाडु होता था, तो नाडु जो है ये कहलाता था वलनाडु। ठीक है, मतलब नाडु किससे बना है? वलनाडु से, वलनाडु से। ठीक है, और नाडु जो होते थे याद रखिएगा, देखिए नाडु, वलनाडु, और उसके बाद इसको एक पॉइंट पर याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। कारण क्या है कि इसके जो विभाजन है, जिसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इनका छोटा इकाई क्या है। ठीक है, तो देश जो है चोलापुरम कहलाया, इसको अलग रखिएगा, इसको आपने नहीं बांटा। लेकिन इसके बाद जो है देश कैसे बटा हुआ है? राज्य में। राज्य बटा हुआ है मंडल में। ठीक है, मंडल बटा हुआ है नाडु में। ठीक है, और इस नाडु को कहा जाता था वलनाडु। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कोरिलेशन निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि प्रांत को किस में बांटा गया था, ठीक है, या मंडल किस में बटा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा प्रांत या मंडल जो है ना, जैसे मंडल हो गया, प्रांत हो गया, तो उसको बांटा जाता था, याद रखिएगा, नाडु में, और नाडु को इकट्ठा करके बनाया जाता था वलनाडु। ठीक है, मतलब नाडु जो है अगर 10 नाडु है तो उसका एक वलनाडु कहलाता था। ठीक है, तो नाडु जो है इससे छोटी इकाई होती थी किसकी? वलनाडु की। वलनाडु की छोटी इकाई नाडु है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि जहां पर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा राज्य बटे होते थे मंडल में। ठीक है, मंडल बटे होते थे वलनाडु में, और वलनाडु की छोटी इकाई होती थी नाडु। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, वलनाडु और नाडु जो है अलग अलग इकाइयां हैं। ठीक है, इसी के साथ देखिएगा नाडु जो है ये बटा होता था कोट्टम में।
नाडु बटा होता था कोट्टम में, ठीक है, और कोट्टम जो है ये बटा होता था गांव में, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई याद रख लीजिएगा राज्य और उसके ऊपर राष्ट्र, ठीक है, या देश, ठीक है। तो ये नाम अगर आपको याद है तो बाकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस ये ध्यान रखना आपको ये है कि ये इकाइयों के नाम है, प्रशासनिक इकाइयों के नाम है, जैसे गांव, कोट्टम, नाडु, वलनाडु, मंडल, राज्य, देश, ठीक है। संपूर्ण को बोलेंगे चोलापुरम, ठीक है। चलिए अब देखिएगा इसमें 3-4 लोगों का नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, क्योंकि प्रशासनिक बिंदु है, इकाइयां हैं, इन इकाइयों में काम करने वाले व्यक्तियों का मुख्यता क्या है, ठीक है, तो उसको ध्यान दीजिएगा। प्रशासनिक पद, ठीक है, तो देखिएगा प्रशासनिक पद के आधार पर जो है थोड़ा सा याद रखिएगा कि यहां के जो मंत्री होते थे तो मंत्री को कहा जाता था उड़न कुटम, उड़न कुटम, ठीक है, मंत्री कहलाता था उड़न कुटम। और वही याद रखिएगा जो सचिव हुआ करता था इसे कहते थे, अच्छा ये सचिव जो है ना ये प्रधान सचिव कहलाता था, याद रखिएगा प्रधान सचिव ओलेमान, ठीक है, ओलेमान जो है ये शब्द है प्रधान सचिव का, ठीक है। उसके बाद ओलेमान, ठीक है, ओलेमान, ठीक है। इसके अलावा व्यापारी विभाग का अधिकारी, व्यापारी विभाग का प्रमुख अधिकारी जो है, ठीक है, व्यापार का प्रमुख अधिकारी वारी पोतासक, वारी पोतासक, ठीक है। अंतिम न्यायालय दरबार का अधिकारी, अंतिम न्यायालय दरबार का अधिकारी क्या कहलाता था, तो याद रखिएगा इसे कहा जाता था धर्मासन, धर्मासन, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रमुख प्रशासनिक पद हैं, याद रखिएगा। प्रशासनिक पदों के क्रम पर चीज़ों को याद रखना थोड़ा सा आवश्यक है, कई बार ऐसा हो सकता है, बस आपको ये पहचानना है। कभी ये नहीं होता कि इसे आपको पूछा जाएगा कि मंत्री को क्या बोलते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जो है अगर पूछ लिए गए तो समझिएगा कि फिर पेपर के संभावना जो है बहुत टफ जाने वाली है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, बस होता क्या है कि आप पहचान पाए कि चोला वंश में जो है इस प्रकार के नाम प्रचलित थे, ठीक है। तो ये नाम प्रचलन के तौर पर जो है आप उसको याद रखना है कि नाम प्रचलन के तौर पर ये चोला वंश में जो है इस प्रकार के नाम प्रचलित थे प्रशासनिक व्यक्तियों के, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था, यानी चोलकालीन जो है अर्थव्यवस्था कैसी थी। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बस आपको एक बात ध्यान रखना है कि इस समय जो है जो चोला लोग हैं या चोला जो शासक हैं इनको पैसा कहाँ से मिलता था, इनकी पूरी जो साम्राज्य है वो कैसे चलती थी, यानी कर व्यवस्था बेसिकली क्या था, ठीक है। तो याद रखिएगा अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से क्रियान्वित करने के लिए इसमें कर एक महत्वपूर्ण साधन था, ठीक है। तो कर जो है सबसे महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, याद रखिएगा, राजाओं के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा विभिन्न प्रकार के जो कर होते थे तो देखिएगा इस अर्थव्यवस्था में जो है कौन कौन से कर लगते थे। तो पहला याद रखिएगा आयम, इसको कहते हैं राजस्व कर, आयम राजस्व कर कहलाता है, ठीक है। उसी के बाद याद रखिएगा मने इरे, ये गृह कर था, हाँ मने इरे, ठीक है, मने इरे याद रखिएगा। इसके बाद है कड़े इरे, कड़े इरे, ठीक है। जो कड़े इरे होता है याद रखिएगा
ये कहलाता था व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर। व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर, ठीक है। उसी के साथ याद रखिएगा आजीविका वास्तु, जीवन यापन करने के लिए कर, ठीक है। तो जैसे आजीविका कर जिसे कहते हैं, याद रखिएगा पेवीर, तेलघर कर, पेवीर, ठीक है, पेवीर। तो पेवीर जो है ये तेलघर कर होता था, याद रखिएगा, जिसे तेलघानी कर भी कहते हैं, जिस घर में तेल निकाला जाता है, ठीक है, तेलघानी कर, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा मग्नमय, मग्नमय, ठीक है। मग्नमय जो है याद रखिएगा ये कहलाता है व्यवसाय कर। इसके अलावा भी बहुत सारे कर लगाए जाते थे, याद रखिएगा, जैसे वृक्ष कर हो गया, सुपारी पर कर हो गया, ठीक है, लगान पर कर हो गया, नर पशुधन कर हो गया। तो बहुत सारे कर होते थे, याद रखिएगा, जिसमें राजा जो है इस प्रकार के कर वसूलता था और इस तरह के सिस्टम चलते थे, याद रखिएगा, चोला वंश का, ठीक है। अब देखिएगा कुछ नाम आपको जो याद रखना है वो याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए कभी ऐसा हो सकता है कि छोटे छोटे जो नाम हैं जनरली आपको ये ध्यान रखना होगा कि मने इरे, आयाम, कड़े इरे, ठीक है, फेवीर, मगन में, ठीक है। तो ये जितने शब्द हैं याद रखिएगा ये करों के शब्द हैं, ये ध्यान रखना है आपको कि ये मुख्य तौर पर क्या है। तो होता क्या है देखिएगा कि चोला वंश से संबंधित इन शब्दों को जो है, जो कथन कारक जो होते हैं, याद रखिएगा, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा कि चोला वंश के संबंधित जो कर का संबंध जो है उसमें व्यापारिक कर का संबंध किस शब्द से है, ठीक है। तो याद रखिएगा व्यापारिक कर जो है, जैसे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर कर जो है कड़े इरे, तो ये जो क्वेश्चन है इस प्रकार से कथन कारक में ज्यादातर पूछा जाता है, डायरेक्टली ऑप्शन बनाकर इसके क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, याद रखिएगा। तो कथन कारक में तब पूछा जाएगा जब आपको ये थोड़ा सा इसके कंटिन्यूस थोड़ा सा थ्योरी पार्ट इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा आपको, थ्योरी पार्ट की तरीके से, ठीक है। तो 3-4 नाम जरूर याद कर लीजिएगा, आयम, मने में, मन इरे और कड़े इरे, पेवीर और मगन में, ठीक है। आजीविका वास्तु तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि आजीविका पर कर जो है लगाने का शब्द है ये, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा इस समय जो है ना राजाओं के द्वारा काफी ज्यादा जो है जमीनों का दान दिया जाता था। उस दान के नाम को याद रखना है कि अगर ब्राह्मणों को कोई दान दिया गया उसे क्या कहा जाएगा, मंदिरों के लिए दान दिया गया है उसे क्या कहा जाएगा। इन शब्दों को याद रखिएगा कि दान भूमि, क्योंकि अर्थव्यवस्था का एक माध्यम है, याद रखिएगा दान भूमि शब्दों के आधार पर, ठीक है। तो देखिएगा दान भूमि के तौर पर जो है ब्राह्मण को दिया गया भूमि, ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ब्राह्मणों को दिया गया भूमि क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा तानीपुर, तानीपुर, ठीक है। जो ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया जाता है, याद रखिएगा उसे तानीपुर या ब्रह्मदेय कहलाता है, ब्रह्मदेय, ठीक है। तो ब्रह्मदेय या फिर तानीपुर शब्द जो है याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा देवदान, तो देवदान क्या है, मंदिरों के लिए जब भूमि दान दिया जाता है उसे कहा जाता है देवदान, ठीक है। इसी के बाद याद रखिएगा जब जैन संस्थानों के लिए जैन धर्म के या जैन संस्थानों के लिए जब कोई दान दिया जाता था तो उसे कहा जाता था पल्ली चंदम, पल्ली चंदम, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा विद्यालय के रखरखाव के लिए भी भूमि दान में दिया जाता था, पल्ली चंदम, हाँ, विद्यालय के लिए भूमि दान में दिया जाता था, याद रखिएगा साला भोगम, ठीक है। साला भोगम। इसके अलावा याद रखिएगा जो गैर ब्राह्मण थे, किसान थे, गैर
ब्राह्मण किसान की भूमि, इसको एक शब्द कहा जाता है, याद रखिएगा। जो गैर ब्राह्मण है और प्लस किसान है, याद रखिएगा, उसकी भूमि को कहा जाता था केल्वनगाई। केल्वनगाई, ठीक है। हाँ, ये सभी चीजें प्रीलिम्स के लिए। देखिए, अगर अपने आप को उठा के रखना है तो ये तो रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि संभावना क्या होती है, अगर हम लोग इस लेवल को टच करते हैं कि हमारा जो है 140 के आसपास जाए, तो इस 140 के लेवल तक जाना पड़ेगा। यहाँ तक हम 140 तक को ही संघर्ष में लाकर रखते हैं, ठीक है। अगर 140 से कम चल रहे हैं तो पिछले बार की तुलना आपको पता होगा, पिछले बार ही क्या हुआ था कि 125 से ऊपर चला गया था, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि पीएससी जो है ना, संभावना इतनी तेज बना कर रखता है कि अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर सही किया हुआ है, लेकिन पीएससी को लगता है कि आपका नंबर नहीं आना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को ही या तो स्टार मार्क्स दे देगा या फिर आपके नंबर को कहीं ना कहीं वो गलत आंसर लेकर जो है डाउन कर देगा, ठीक है। तो अपनी संभावनाओं को बना के रखना, तो 140 तक को तो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम यहाँ तक आप लेके चलिए। देखिए, अभी मैं ना बहुत डीप लेकर नहीं चल रहा हूँ, इसके आगे बहुत सारी संभावनाएं हैं, ठीक है। हाँ, ये मेंस के लिए भी है, ठीक है। क्योंकि मेंस में आपको बताता हूँ, मेंस में क्या होता है, जब आपसे पूछा जाएगा ना कि चोल साम्राज्य के स्थानीय गुणों का विवेचना कीजिए या विशेषताओं की विवेचना कीजिए, तो फिर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, ठीक है। तो वो वहाँ तक जाना पड़ता है। मतलब आप एक तरीके से समझिए कि जो मेहनत आपका एक बार है, उसको अगर रिपीट टू रिपीट काम कर रहे हैं इसमें। देखिए, अभी क्या है ना, ये शब्द नए नए हैं और चीज़ें लगेगी कि आपको यहाँ तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, है ना। लेकिन मैं आपको एक संभावना बताता हूँ कि अगर आप एक सीरीज पर, एक सड़क पर बराबर चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, तो वो सड़क से आपकी इतनी पहचान हो जाएगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये नया शब्द है आपके लिए, ठीक है। ये वही चीज़ है जिसमें आपको बस अधिक से अधिक समय बिताना है, ठीक है। जैसे हाँ हाँ, हम्म। अच्छा, नहीं, देखिए, इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी टॉपिक है ना, इसमें नई चीज़ों को बार बार, जब भी आप देखिए क्या होता है पीएससी में, जब भी आप इस बार जैसे पीएससी में बैठेंगे, आप प्री एग्जाम देंगे, तो देखिएगा 5-7 क्वेश्चन कुछ नए दिखेंगे आपको। हाँ, तो ये ऐसा हमेशा आपको अपडेट करते रहना पड़ेगा। इसको अच्छा, इसको लाने का तरीका क्या है आपको समझाता हूँ कि अभी जैसे आप मौर्य साम्राज्य नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इससे पहले जितने भी साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ाया है, तो उसको आपको 4 साम्राज्यों को तुलना करना है। एक आपको तुलना करना है मौर्य के साथ, दूसरा तुलना करना है गुप्त के साथ, और तीसरा तुलना करना है आपको हर्षवर्धन का साम्राज्य, और चौथा तुलना करना है आपको चोल का। ये तुलना करेंगे तब आ जाएगा। मतलब इनके प्रशासन की व्यवस्था को आप इससे कंपेयर करना पड़ेगा आपको प्रशासनिक व्यवस्था के साथ, ठीक है। तो ये चारों भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के समझिए एक तरीके से पत्थर की लकीर जिसे कहते हैं, याद रखिएगा, जिनके माध्यम से जो है भारत का एक साम्राज्य जो है, केंद्रीय सत्ता का विकास हुआ है, जो वो ये नहीं चारों के द्वारा हुआ है, ठीक है। हर्षवर्धन को उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता है इन तीनों की तुलना में, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, मौर्य और गुप्त है, ठीक है। मौर्य गुप्त तो आप जानते ही इसके बारे में कि मौर्य गुप्त का जो वर्चस्व है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है हर्षवर्धन ने थोड़ा सा मेहनत किया इसके पीछे। हर्षवर्धन ने भी उत्तर भारत को जो है एक केंद्रीय सत्ता में बांधा, और उसके बाद दक्षिण भारत के लिए सबसे ज्यादा किसको पढ़ा जाता है, चोल को, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा इस पर, ठीक है। बाकी इसके लिए जुड़ा जरूरी है कि आपको मैं क्वेश्चंस बताऊं कि आप कुछ कम से कम तो चोल वंश के 40 क्वेश्चन याद कर लीजिए, ठीक है। 40 से 50 क्वेश्चन होगा जो पूरे चोल वंश का क्वेश्चन होगा। उस 40 से 50 क्वेश्चन से बाहर जनरली जो है ना, तभी जब किस्मत बहुत ही ज़्यादा खराब होगी तब वहाँ से बाहर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन अगर वो 40 से 50 क्वेश्चन आपके दिमाग पे है हमेशा, जिसमें राजा प्रथम, आदित्य प्रथम और राजेंद्र प्रथम के संबंध में जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, और प्रशासन के संबंध में घुमा फिरा कर जो कथन कारक पूछे गए हैं, तो वो सभी एक बार आप जो है उसको डील कर लें, तो फिर आपके आंसर निकलेंगे उस पर, ठीक है। हाँ, याद होता है, हाँ हाँ, जनरली जो है, हाँ। देखिए, इसको याद करने का तरीका ऐसा है कि भारतीय इतिहास जो है ना, साल में 2 बार पढ़ना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। जनरली लोग ना एक ही बार पढ़ते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा कि आप जब इसको पढ़ते हैं तो चूंकि क्लास में आप चल रहे हैं तो क्लास में एक लंबा समय लगता है इसको,
लेकिन आपको मेहनत करने में ये मैक्सिमम 15 दिन का समय लगेगा, 15 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम 15 दिन का जो समय है या 20 दिन का जो समय है, इसको इस रिपीट के टाइम पर देखिए। उसमें क्या होता है, आपका दिमाग जो है इस बात को तय कर देता है कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मध्यम वर्ग में कौन इंपॉर्टेंट है और लोएस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है। तो जब आपका दिमाग उसको तय करता है, क्योंकि आपने पहले आपके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस के तय पर जो है आपको तय करना है कि कौन सा पेपर के तौर पर जो है इसकी तुलना में और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। ठीक है, मैंने आपको ये क्यों बताया है कि आपके संबंध में अगर मान लीजिए इनकेस कि आपको थोड़ी भी जानकारी एग्जाम में बैठने के टाइम पर याद आ गया कि हमने क्लास में इस वक्त सुना हुआ है, तो हमारे पास जो कैंसिलिंग सिस्टम होता है, ठीक है, कैंसिलिंग सिस्टम, जिसमें क्या होता है हम क्वेश्चन को कैंसिलिंग सिस्टम से बनाते हैं। जैसे कभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है गुप्त साम्राज्य से या फिर चोल साम्राज्य से संबंधित है, और हमें आइडिया होता है कि ये नहीं है क्योंकि ये गुप्त का है, हमें आइडिया है कि ये मौर्य साम्राज्य का था, तो बच गया जो वो क्या आंसर हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से कैंसिलिंग सिस्टम से भी आंसरिंग किया जाता है। तो दोनों सिस्टम के आधार पर सिर्फ एक ही महत्व है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो 1 से 2 बार इसको जरूर मेहनत कीजिएगा। और मैं आपको बताऊंगा इसमें कि आप जो है जैसे प्रशासनिक पद हो गया, तो उसमें एक शब्द जरूर याद रख लीजिएगा, मंत्री को क्या बोलते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मंत्री को क्या बोलते हैं। ठीक है, दूसरा जैसे हम यहाँ पर करों की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कर है याद रखिएगा वो है आयम। राजस्व कर सबसे महत्वपूर्ण कर माना जाता था। ठीक है, गृह कर को थोड़ा सा कम महत्वपूर्ण माना जाता है इसमें। ठीक है, और बाकी इसके अलावा जो है व्यवसाय कर, ये 2 कर जो है सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं इसमें। ठीक है, एक है आपका मगन में और दूसरा है आपका आयम। इसको दोनों को अगर आप ये दोनों याद नहीं कर पा रहे हैं तो फिर बहुत दिक्कत होगा, याद रखिएगा ये दोनों नाम आपको याद रखना होगा। ठीक है, इसके अलावा तीसरे जगह पर आप चलेंगे तो याद रखिएगा आपको ये तानीपुर का क्वेश्चन जो है ना, ये पूछा गया है पहले भी। ठीक है, तानीपुर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ब्राह्मणों को दिया गया जो भूमि दान में है उसे तानीपुर कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो 3-4 क्वेश्चन जो निकाल करके हम पढ़ लेते हैं, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी अगर मान लेते हैं जैसे कि पलीचंदम आता है, तो जब किस्मत बहुत ही खराब होगी तो उस समय पलीचंदम जैसे शब्द का पूछा जा सकता है, जब आपको लगेगा कि हाँ पीएससी ने जो है एक बार अपना वैल्यू दिखाया है थोड़ा सा। हाँ, वो जनरली होता है। देखिए मैं एक बात और समझाऊंगा कि भारतीय इतिहास में, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में और भारतीय भूगोल में कुछ चीज़ें ना हमेशा पैरेलल होती हैं, हमेशा चीज़ें रिपीट टू रिपीट चलती हैं। लेकिन आप एक बात नोटिस कीजिएगा कि जिन लोगों ने सिर्फ उसी चीज़ों को टच किया है उनके सिलेक्शन नहीं होते हैं। हाँ, वो कभी नहीं होते सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि माजुली द्वीप पूछा जाएगा, याद रहेगा दिमाग पे, हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, बट आप एक लाइन पर आकर रुकने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने थोड़ा सा और मेहनत नहीं किया है इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको लगे कि आपका ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया, आपका भारतीय इतिहास कंप्लीट हुआ है, तो एक बार थोड़ा सा ना झांक लीजिएगा कि प्रशासन व्यवस्था को आपको कितना पता है। और एक बात और, प्री निकलने के बाद मेंस कभी नहीं निकलेगा, ध्यान रखिएगा, अगर प्रशासन व्यवस्था किसी के नहीं पता है आपको तो। क्यों? क्योंकि प्रशासन व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। याद रखिए, कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि अशोक के समय का काल क्या रहा है, लेकिन ये जरूर पूछा जाएगा कि अशोक के समय के सांस्कृतिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के महत्व को दर्शाइए। ठीक है, तो फिर वो मेंस वाली कहानी पे फिर आपको बहुत टफ जाने वाला चीज़ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका एक बार मेहनत जो है आपको मेंस पार करा सकता है, तो थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, जैसे कि इसमें जो है चोलकालीन जो वास्तुकला है, याद रखिएगा, और साहित्य कला और मूर्ति कला, इन 3 बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा एक है आपका साहित्य कला, दूसरा है आपका मूर्ति कला। ठीक है, साहित्य कला, मूर्ति कला, और इसके अलावा जो है आपका स्थापत्य या वास्तुकला। ठीक है, साहित्य जो कला है, याद रखिएगा, ये निर्माण से संबंधित है साहित्य कला पे। ठीक है, इसमें एक नाम आपको याद रखना है तो इसमें नैनार संतों के द्वारा, अभी आगे आप पढ़ेंगे नैनार संतों के बारे में। ठीक है, क्योंकि इस समय जो है ना, चोल वंशों के समय ही आपको मैंने बताया कि किस तरीके से वैष्णव धर्म को मानने वाले और शैव धर्म को मानने वाले अलग अलग संतों का विकास हुआ है। ठीक है, आगे आप दर्शन का विकास पढ़ेंगे इसी भारतीय इतिहास में, तो आपको पता चलेगा नैनार जो है, ठीक है, अलवार और नैनार 2 प्रकार के संतों के या समूह का विद्रोह जो है आप पढ़ेंगे आगे। तो नैनार संतों के द्वारा जो है ना एक रचना हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है इसको, याद रखिएगा, जिसका नाम है
तिरुमरई, तो ये याद रख लीजिएगा, तिरुमरई। ठीक है, नैनार संतों के द्वारा रचित जो है आपका तिरुमरई जो है। ठीक है, क्योंकि इसे जो है ना याद रखिएगा भारत का 5वां वेद कहा जाता है। ठीक है, 5वां वेद की संज्ञा दी गई है इसको, तिरुमरई को। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा नैनार संतों के द्वारा। इसके अलावा जो है इसके संबंध में एक बात और याद रखिएगा कि तमिल भाषा का स्वर्ण युग जो है चोल वंश को ही कहा जाता है। तमिल भाषा का स्वर्ण युग, तो गोल्डन पीरियड। ठीक है, याद रखिएगा तमिल भाषा के लिए, लैंग्वेज के लिए, तमिल भाषा के लिए जो है यह स्वर्ण युग कहलाता है, चोल वंश का समय। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ठीक है, ऋषि कंबन के बारे में आपने सुना होगा, एक साहित्यकार थे, याद रखिएगा कंबन। तो याद रखिएगा कि कंबन ने जो है इसी समय कंबन, ठीक है, इन्होंने रामायण की रचना की थी तमिल में, तमिल रामायण, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा तमिल रामायण में जो है तमिल साहित्य में एक क्लासिक माना जाता है कंबन की रचना तमिल रामायण को। ठीक है, और उसके अलावा एक बात और याद रखिएगा, महाभारत की रचना। इसी काल में जो है तेलुगु भाषा में महाभारत भी लिखा गया था, याद रखिएगा तेलुगु भाषा में महाभारत। ठीक है, तो तेलुगु भाषा में जो है महाभारत लिखा गया था और इसकी रचना की गई थी नन्नय्या के द्वारा, नन्नय्या। ठीक है, नन्नय्या के द्वारा महाभारत की रचना की गई, लेकिन इस महाभारत को ये पूरा नहीं कर पाए थे, याद रखिएगा। इसको पूरा करने वाले जो व्यक्ति हैं, याद रखिएगा महाभारत को, वो है टिकन्ना। ठीक है, टिकन्ना नाम याद रखिएगा। नन्नय्या, इन्होंने महाभारत की रचना की किस भाषा में? तेलुगु भाषा में। रामायण की रचना तमिल भाषा में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, ये आपका तेलुगु भाषा का है, तेलुगु भाषा। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा मूर्तिकला की बात करते हैं। तो मूर्तिकला में याद रखिएगा इस समय जो है सबसे महत्वपूर्ण जो मूर्ति है, याद रखिएगा शिव की नृत्य वाली मूर्ति। जिसे कहते हैं नटराज की मूर्ति। ठीक है, तो नटराज की मूर्ति याद रखिएगा इस समय की सबसे महत्वपूर्ण रचना है, नटराज की प्रतिमा। ठीक है, किस मेटल की बनी थी? तो ध्यान रखिएगा ये कांसे की बनी हुई है। ठीक है, तो कांसे की बनी हुई नटराज की मूर्ति जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ मूर्ति मानी जाती है इस समय के निर्माण में। ठीक है, ठीक है, और ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो ध्यान रखिएगा इसे कहा जाता है त्रिचन्नापल्ली, स्थान का नाम याद रखिएगा, यहीं से सबसे बड़ी नटराज की मूर्ति मिली है। ठीक है, त्रिचन्नापल्ली, त्रिचन्नापल्ली से जो है नटराज की एक विशाल कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा कि चोल आधारित या चोल वंश आधारित जो है सबसे विख्यात मूर्ति कला में जो है सबसे ज़्यादा जो है कौन सी मूर्ति सबसे ज़्यादा फेमस है? तो याद रखिएगा नटराज की मूर्ति सबसे ज़्यादा फेमस है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब नटराज की मूर्ति के संबंध में अगर आप कंपेयर करें किसी अन्य मूर्तियों से तो सबसे ज़्यादा तब भी आपको वैल्यू किसको मिलेगी? नटराज की मूर्ति को ही, याद रखिएगा। और ये प्राप्त हुई थी त्रिचन्नापल्ली से। ठीक है, चलिए देखिएगा वास्तुकला के तौर पर जो है याद रखिएगा वास्तुकला में मंदिरों का निर्माण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, माने याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें याद रखिएगा कि इसके संबंध में पहले तो एक बात याद रखिएगा, इस समय कौन सी शैली विकसित हुई थी? द्रविड़ शैली, यानी दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाने की शैली है वो क्या है? द्रविड़ शैली है, याद रखिएगा। और इस समय जो है चोलेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, इनका निर्माण हुआ था, याद रखिएगा।
एक चोलेश्वर मंदिर का निर्माण और दूसरा वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है याद रखिएगा चोलेश्वर मंदिर और वृद्धेश्वर मंदिर ही है। तो और एक बात और याद रखिएगा वृद्धेश्वर मंदिर का जो निर्माण है याद रखिएगा तंजावुर क्षेत्र में है। ठीक है, वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण जो है तंजावुर क्षेत्र में किया गया और यह मंदिर जो है ईंटों की जगह पर पत्थरों से बना हुआ है। ठीक है, मतलब ईंट का ना बन करके ये पत्थरों से बना हुआ मंदिर है याद रखिएगा। और वृद्धेश्वर मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका नाम पहले क्या था? राजेश्वर, हाँ, राजेश्वर मंदिर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा चोल वंश में जो है यही 3-4 बातें आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। जितना भी आपने याद किया है उसके संबंध में सिर्फ चोल वंश में याद रखिएगा। देखिए, अब इसको समझने और इसको पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कि चोल वंश को कैसे याद रखा जाएगा। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहला प्रथम दृष्टवा जिसे कहा जाता है, यानी पहली बार में प्रश्न पेपर को बनाने का तरीका या उसे देखकर कैसे प्रश्न को निकाला जाता है, तो उसमें सबसे पहले शासक को निकाला जाता है। हमेशा प्रशासन व्यवस्था से भी क्वेश्चन निकलते हैं याद रखिएगा, लेकिन जब भी कोई टॉपिक दिया था, जैसे होता क्या है, मान लीजिए कि आपको एक सिलेबस दिया गया है और सिलेबस से बोलेंगे कि आपके लिए क्वेश्चन निकाल कर देना है इस पे। ठीक है, तो जो पहला व्यक्ति होता है याद रखिए, खासकर पीएचडी होल्डर्स जो है इनमें क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं इसके। ठीक है, अब जब क्वेश्चन पेपर को बनाते हैं इसमें, तो उनका तरीका क्या होता है, टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन निकालने का तरीका होता है, टॉपिक टू टॉपिक क्वेश्चन निकाला जाएगा। ठीक है, अभी मान लीजिए अगर कहीं तमिलनाडु में फिर से खुदाई हुआ और कोई मूर्ति प्राप्त हो गई और वो किस वंश से संबंधित है, अगर मान लीजिए ऐसा पता चलता है कि हमको वो राष्ट्रकूट से है या फिर चोल वंश से है, तो समझिए फिर चोल वंश का अभी एक वर्तमान करंट अफेयर जो है भारत के इतिहास से संबंधित होगा। ठीक है, तो इस बात को तैयार रखिएगा कि न्यूज़पेपर, इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि लगातार न्यूज़पेपर जो है कुछ घटनाओं के साथ जुड़े रहिए, ताकि आपको पता रहे कि इस बार के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका ये हो गया। दूसरा, प्रशासन को हमेशा दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा जाता है, याद रखिएगा। पहले नंबर पर हमेशा शासक ही होते हैं। ठीक है, पहले नंबर पर हमेशा शासक होते हैं, उनके समय में होने वाली घटना, युद्ध और निर्माण, ये सभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी पहला पेपर हमेशा शासक से जुड़े हुए घटनाएं, शासक से जुड़े हुए युद्ध और उनके निर्माण कार्य से होते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है, याद रखिएगा, कथन और कारक, यानी आपका जो दिमाग है वो कितना उसमें डीप जा चुका है। यानी ऐसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, कि कथन कारक के संबंध में कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, जिसमें दो कथन एक साथ दिए जा सकते हैं, कथन और कारक के तौर पर, और पूछा जा सकता है कि एक सही, एक या दो, दोनों सही, इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे में हमेशा क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन को ना पूछ करके ज्यादातर पूछा जाता है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। ठीक है, मतलब फैक्ट ना निकाल करके इसमें अब पूछा जाएगा कि राजेंद्र प्रथम जो है इसने जो है विजय साम्राज्य को स्थापित किया था इंडोनेशिया में। ठीक है, आक्रमण करके या संधि प्राप्त करके या संधि के द्वारा। ठीक है, या फिर पूछा जाएगा कि चोल वंशों का जो ट्रेडिंग था, व्यापार था, वो चाइना के साथ था। ठीक है, इस व्यापार में सबसे बड़ा अधिकार क्षेत्र किसका था, आदित्य प्रथम का था या राजाराज प्रथम का था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 72 व्यक्तियों का समूह बनाकर किसने चाइना में दूध भेजा था। ठीक है, राजाधिराज प्रथम ने भेजा था। तो याद रखिएगा, राजाधिराज प्रथम जो है ये महत्वपूर्ण हो गया वहां पर। तो इसका मतलब यह है कि इससे जुड़े हुए क्वेश्चन कुछ कथन कारक से ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब कथन कारक हमेशा उन शासकों से पूछा जाता है, याद रखिएगा, जो कि सेकेंडरी लेवल पर आप जिनको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। पहला हमेशा से पहला क्वेश्चन किसका बना है, पहला हमेशा प्रथम जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा महत्वपूर्ण शासक, शक्तिशाली, महान, ठीक है, इस प्रकार के शासकों का क्वेश्चन पहले बनता है। दूसरा क्वेश्चन हमेशा से याद रखिएगा उन शासकों का बनता है जो कि बहुत ज्यादा पीछे रह चुके हैं, यानी उनके समय में कुछ कम घटनाएं घटी हैं। ठीक है, कथन कारक के तौर पर। और तीसरा क्वेश्चन जो होता है वो आपका इस टॉपिक से होता है जो अभी हमने पढ़ा है आज। ठीक है, मतलब ये 3 क्वेश्चन के पैटर्न को मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार के क्वेश्चन कैसे बन के निकल कर आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पर। तो अगर आपने इसको देखिए, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि पूछा जाता है कि अब जैसे यहां पर अगर आपको यही याद नहीं आता है कि नौसेना को संगठित करने वाला शासक कौन था। ठीक है, आज याद रहेगा, 10 दिन बाद मुश्किल है। ठीक है, तो यही चीज आपको ध्यान रखना है कि सिलेक्शन में सिर्फ यही फर्क है बाकी बच्चों में और आप में, कि अगर आपको याद रह पाता है कि नौसेना को संगठित करने वाला राजेंद्र प्रथम था, तो फिर देन आपके पास नंबर है। ठीक है, और अगर आपको याद नहीं आता कि राजेंद्र प्रथम था, राजाराज था कि राजाधिराज था, तो फिर कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग में एक इमेजिनरी पावर डेवलप होना चाहिए कि किसने जो है इंडोनेशिया तक अपना शासन प्रदान कर लिया था,
श्रीलंका को किसने जीता था, ठीक है, ये सब चीज़ आपके दिमाग में रहेगा, देन फिर सब कुछ प्लस में है, ठीक है। चलिए ये थे चोल वंशों के बारे में, ठीक है। अब देखिए चोल वंश के टॉपिक को कवर करने के बाद जो है एक सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा इस पे कि चोल वंश को पढ़ने के बाद जो है ना दक्षिण भारत का जो पूरा इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, वो कंप्लीट हो जाता है। यानी चोल वंश जो है अंतिम शासन के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद जो है आपका कोई भी शासन प्रणाली जो है दक्षिण भारत में स्टार्ट नहीं होता। हाँ, जब आप संगम काल को फिर से स्टार्ट करेंगे मध्य भारत के क्रम पर तो आपको फिर कुछ राजवंश यहाँ पर मिलेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी इसके बाद जो है उत्तर भारत के राजवंशों को हम जब पढ़ते हैं तो इसमें जो है त्रिपक्षीय संघर्ष और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, ठीक है, जो बात की जाती है भारत के, इसको हम कहेंगे उत्तर भारत के राजवंश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा उत्तर भारत के राजवंशों में कुछ ऐसे राजवंशों की बात हम करेंगे जो कि छोटे राजवंश है, जिसके बारे में सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार होगा कि आपने इन राजवंशों का नाम तक नहीं सुना होगा कि ये राजवंश है कौन सा, ठीक है। जैसे उड़ीसा के गंगवंश, ठीक है, उसी प्रकार गुजरात के वल्लभी के क्षेत्र में आपको फिर एक जेजा भुक्ति वंश के बारे में आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे राजवंशों के बारे में बात कर रहा हूं और यह ध्यान रखिएगा ये उत्तर भारत के जो राजवंश है ये गुप्तरोत्तर काल के बाद की है। गुप्तरोत्तर काल के बाद, ठीक है, यानी गुप्तरोत्तर काल के बाद जो है कौन कौन से राजवंश भारत में विकसित हुए छोटे छोटे स्थिति में, तो आपको एक नाम याद रखना होगा कि वर्धन वंश के बाद जो है, देखिए इसको एक सिमिलर पॉइंट पर आप समझें, देखिएगा तो जब गुप्त काल का विकास हुआ या गुप्त काल जब भारत में अपने क्षेत्र का विस्तार किया, ठीक है, और उसके बाद जैसे ही गुप्त काल समाप्त हो जाता है याद रखिएगा, तो उसके बाद जो है बहुत सारे छोटे छोटे राजवंश डेवलप हुए, ठीक है, और इसी में एक वंश था याद रखिएगा जिसे कहा जाता है वर्धन वंश, ठीक है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है याद रखिएगा हर्षवर्धन, और आपको इसको ध्यान पे रखना है हर्षवर्धन का नाम, ठीक है, क्योंकि हर्षवर्धन से जुड़े हुए हमेशा एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं याद रखिएगा। हर्षवर्धन से जुड़े हुए क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि उसके साक्ष्य जो है दक्षिण भारत में मिलते हैं, ठीक है, जो कि आपका एहोल अभिलेख है याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। तो एहोल अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन को हराने वाला व्यक्ति कौन था, पुलकेशिन द्वितीय था, याद रखिएगा, नर्मदा नदी के तट पर जो है इसे हराया था, और उसके बाद हर्षवर्धन ने जो है उत्तर भारत की श्रृंखला को एक सीमित क्षेत्र में डेवलप किया था, ठीक है। कन्नौज के क्षेत्र में शासन करने वाला व्यक्ति याद रखिएगा हर्षवर्धन ही है, और कन्नौज इसके बाद, अब इसको थोड़ा सा कहानी के तौर पर इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि भारत में जो उत्तर भारत का क्षेत्र है जहां पर कन्नौज स्थिति है याद रखिएगा, इसमें हर कोई चाहता था कि अपना क्षेत्र स्थापित कर ले, ठीक है, हर कोई चाहता था कि कन्नौज में जो है शासन करे वो, तो हर कोई अपने क्षेत्र में जो है ट्राई कर रहा था इस जगह पर कि कन्नौज के क्षेत्र में जो है किसी प्रकार से शासन मिल जाए, ठीक है। तो अगर आप इस कहानी को श्रृंखलाबद्ध रूप से याद करेंगे ना तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए गुप्त वंश ने पाटलिपुत्र पर जो है पूरी तरीके से स्थिति मजबूत की, ठीक है, गुप्त वंश का साम्राज्य समाप्त हुआ, गुप्तोत्तर काल आया। गुप्तोत्तर काल में जो है बहुत महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था नहीं थी याद रखिएगा, कोई भी ऐसा शासक महत्वपूर्ण नहीं था जिसने जो है भारत को फिर से एक केंद्र बिंदु के तौर पर जो है एक समराइज कर दे इसको, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन का शासनकाल जब आता है याद रखिएगा, वर्धन वंश में हर्षवर्धन का शासनकाल आता है, तो इसने क्या किया था याद रखिएगा कि हरियाणा को छोड़कर, ठीक है, कन्नौज के क्षेत्र में स्थापित किया, अपनी बहन के यहाँ आया था, ये आपको जानकारी होगा, ठीक है। मौखरी वंश, पहले कन्नौज में कौन था, मौखरी वंश था पहले, ठीक है। तो मौखरी वंश में जो है याद रखिएगा कि इसने जो है अपनी बहन के साथ मिलकर जो है कन्नौज में शासन व्यवस्था को स्थापित किया था और लंबे समय तक थोड़ा शासन किया इसने। तो इस व्यवस्था को जो है गुजरात के क्षेत्र का प्रतिहार वंश, वहीं बंगाल के क्षेत्र में पाल वंश, और दक्षिण क्षेत्र में याद रखिएगा महाराष्ट्र के पास राष्ट्रकूट वंश, ठीक है। इसके बाद ये श्रृंखला प्रारंभ होती है याद रखिएगा, जो इस तरीके से कन्नौज को प्राप्त करना चाहता है प्रतिहार, उसी प्रकार पाल वंश, उसी प्रकार राष्ट्रकूट, इसी को कहते हैं हम लोग त्रिपक्षीय संघर्ष याद रखिएगा। तो यहां पर जो है याद रखिएगा कि गुप्तोत्तर काल में जो है, जैसे ही गुप्तोत्तर काल आता है तो वर्धन का साम्राज्य जैसे समाप्त होता है, धीरे धीरे वर्धन का साम्राज्य समाप्त होता है। तो वर्धन के साम्राज्य समाप्त होने के बाद जो है अब इसके अलावा छोटे छोटे राजवंश डेवलप होते हैं याद रखिएगा। उन राजवंशों का केवल आपको नाम याद रखना है, आज कल मैं डिटेल में आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन राजवंशों का नाम आप थोड़ा सा याद रख लीजिए कि कौन कौन से राजवंश जो हैं इस समय डेवलप हुए थे इस आधार पर, ठीक है। कुछ नाम को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक बात, हम कहाँ जाने वाले हैं या क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। गुप्तोत्तर काल के बाद जो है हम उन राजवंशों के बारे में बात करें। अभी देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष के बारे में बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में बात,
क्योंकि ये जो टॉपिक है एक बड़ा टॉपिक है और इसके आधार पर जो है अगर हम इसको आज शुरू करते हैं तो फिर हम इसे आज कंप्लीट करना जरूरी होगा, ठीक है। इसलिए जो है मैं पहले उस टॉपिक को डिस्कस कर रहा हूं जो छोटे टॉपिक्स में आते हैं। याद रखिएगा, उत्तर भारत में वे राजवंश जो गुप्तोत्तर काल के बाद जो है छोटे छोटे तौर पर सामंतों के तौर पर डेवलप हुए थे, और छोटे राजवंश से केवल संस्थापक का नाम याद रखना है और उस वंश का नाम याद रखना है कि कौन सा वंश और भी डेवलप हुआ था और कहां हुआ था एक्चुअल में। जैसे वल्लभी के क्षेत्र में, गुजरात के क्षेत्र में कुछ राजवंश आए थे, ठीक है, उड़ीसा के आसपास आए थे, फिर उसी प्रकार जो है अलग अलग क्षेत्रों में जो राजवंश डेवलप हुए थे उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो गुप्तोत्तर काल के बाद जो है याद रखिएगा उत्तर भारत के कुछ राजवंश है, जैसे 3-4 राजवंशों के नाम को थोड़ा सा याद रखिएगा जो कि राजवंश जो है इस समय डेवलप हुए थे, ठीक है। तो पहला राजवंश याद रखिएगा वल्लभी के मैत्रिक वंश, वल्लभी के मैत्रिक वंश नाम याद रखिएगा। दूसरा है मालवा के यशोवर्मन, ठीक है, मालवा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। उसके अलावा जो है बंगाल का गौड़ वंश, ठीक है, क्योंकि इसी शशांक के बारे में मैंने आपको पूरी कहानी समझाई थी। याद होगा आपको कि बंगाल के गौड़ वंश में शासक कौन था? शशांक। और यह किस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा किया था, आपको जानकारी है? क्या काम किया था शशांक ने? देखिए शशांक ने जो है हाँ मारा था, ठीक है, लेकिन सबसे इसका महत्वपूर्ण कार्य याद रखिएगा, शशांक ने जो है ना गौतम बुद्ध के, हाँ गौतम बुद्ध के जो है बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है। तो इस ये जो घटना है ना वो शशांक के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा मालवा नरेश के साथ मिलकर और बंगाल के राजा शशांक द्वारा मिलकर जो है कन्नौज के राजा को मारा गया था, याद रखिएगा, ठीक है। मौखरी वंश के शासक को मार दिया गया था, जिसके कारण जो है हर्षवर्धन की जो बहन थी, ठीक है, उसको किडनैप भी किया गया था, अपहरण कर लिया गया था। ये कहानी आपको याद होगा, ठीक है। तो ये घटना जो है कन्नौज से संबंधित है, याद रखिएगा। और वही बंगाल के गौड़ जो वंश है, याद रखिएगा, इसका राजा था शशांक इस समय, ठीक है। हाँ भैया को ही मारा था, याद रखिएगा। और पूरी घटना जो है, ठीक है, मतलब घटना काफी बड़ी है, याद रखिएगा। पूरी कहानी जो है हमने कन्नौज वाले टॉपिक पे इसको डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा इसके अलावा जो है एक और वंश है, याद रखिएगा, जिसमें हम इसको याद रखने का प्रयास करेंगे। मालवा और मगध के उत्तर गुप्त वंश, मालवा और मगध के उत्तर गुप्त वंश, ठीक है। तो ये 3-4 जो वंश हैं इनके बारे में केवल थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, ठीक है। वल्लभी के मैत्रिक वंश के बारे में बात करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिएगा कभी आपने नाम सुना हो ना सुना हो, लेकिन फिर भी बेसिकली यहाँ पर इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपकी होनी चाहिए कि इस वंश को स्थापित करने वाला व्यक्ति कौन था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस वंश को स्थापित करने वाला जो संस्थापक था इसका नाम है भट्टारक, ठीक है। तो भट्टारक नामक व्यक्ति जो है जिसने वल्लभी के मैत्रिक वंश को स्थापित किया था, याद रखिएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है तो ध्यान रखिएगा, इनकी ये जो इंपॉर्टेंट है इसके प्रमुख शासक, ठीक है, ध्रुवसेन, याद रखिएगा। तो ध्रुवसेन प्रथम और ध्रुवसेन द्वितीय जो है इसके प्रमुख शासक हैं और इसकी राजधानी रही है वल्लभी। मुख्य तौर पर जो है याद रखिएगा बौद्ध धर्म के अनुयायी थे ये, और ये प्रमुख शासक हैं, ठीक है। तो वल्लभी के मैत्रिक वंश, अच्छा पिछले बार जो है ना
एक क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिए, कश्मीर के वंश के बारे में। पीएससी प्री का क्वेश्चन था पिछले साल का ही, कि निम्न में से कौन सा वंश जो है कश्मीर से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा तुलु सुलु, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, याद होगा आप लोग को। तो उस प्रकार से क्वेश्चन तभी पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे छोटे छोटे तुलु और सुलु वंश के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये जो वंश है याद रखिएगा बहुत छोटे वंश है, मतलब इनका जो अभी आगे की कहानी में ये सभी आएंगे, याद रखिएगा। तो इस टॉपिक को सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा, कि आपके क्वेश्चन इस प्रकार से छूटने नहीं चाहिए। अब पिछले बार के पीएससी प्री को देखने के बाद मुझे लगा कि आपको और भी चीजें बताने वाली की आवश्यकता है। ठीक है, क्योंकि भारतीय इतिहास में क्या होता है, कई बार अब जैसे गंग वंश को कभी पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वंश है जिसको आपको पढ़ाया ही नहीं जाता है, लेकिन उनका जो समय काल रहा है 10 साल का, 20 साल का या 50 साल का समय रहा है, तो उसको हम छोटा वंश मानते हैं। ठीक है, 2 ही राजा रहे हैं और 2 राजा मिलकर एक शासन चलाया है पूरा उन्होंने। तो अब पीएससी क्या करता है कि भारत के इतिहास में एनसीईआरटी को खोद कर निकालता है। ठीक है, अब ये भी एनसीईआरटी का प्रमुख हो चुका है, तो एनसीईआरटी से ढूंढकर जो है कहीं से कुछ क्वेश्चन निकाल दिया गया, जैसे अभी तुलु और सुलु को निकाला गया था। तो उसी प्रकार से आपको ये चीजें याद रखनी है कि कौन सा वंश किस जगह से संबंधित है, मतलब मुख्य तौर पर इनके जगह को संबंधित कर लीजिए कि कौन सा वंश किस जगह से संबंधित निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो नाम आपके पास अगर परिचित है कि मैत्रिक वंश हमने सुना है कि वल्लभी क्षेत्र या गुजरात के क्षेत्र का वंश है, तो ये आपके लिए कम से कम एक नंबर बना के रखने के तैयार रहेगा ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिएगा मालवा के यशोवर्मन की बात करते हैं। ठीक है, तो मालवा में जो है पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि कन्नौज जिस तरीके से बहुत फेमस था, उसी प्रकार मालवा भी बहुत फेमस हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि कन्नौज जो है यह केंद्रीय सत्ता का प्रमुख क्षेत्र था, याद रखिएगा। यानी कन्नौज को कहा जाता है कि अगर कन्नौज में कोई शासन कर रहा है तो बहुत अमीर होगा, ऐसा माना जाता है। भारतीय इतिहास में हमेशा प्राचीन, खासकर अभी आप देखिए जिस ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्यों चल रहा है, इसका कारण यही है कि कन्नौज में जो बैठा वो पूरे देश का राजा है, ये ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो इधर पाल प्रयास कर रहे हैं, उधर प्रतिहार प्रयास कर रहा है, इधर राजपूत प्रयास कर रहा है, हर कोई चाहता था कि इस प्रकार से हमें जो है इसका कन्नौज का शासन मिले। उसी प्रकार याद रखिएगा मालवा मध्य भारत में, ठीक है, जैसे अभी क्या है प्राचीन भारत में कन्नौज इंपॉर्टेंट है, तो मालवा कब इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मध्य भारत के इतिहास में जो है मालवा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हर कोई मालवा पे राजा बनना चाहेगा। ठीक है, तो मालवा के यशोवर्मन को थोड़ा सा याद रखिएगा कि मालवा का जो यशोवर्मन है, ठीक है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा। पहले तो ये याद रखिए कि मालवा के यशोवर्मन बोलने का मतलब यही होता है कि मालवा में जो यशोवर्मन है या वर्मन साम्राज्य है, इसको स्थापित किसने किया था, यशोवर्मन ने। ठीक है, इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं, याद रखिएगा, इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं, प्रशस्ति अभिलेख है। ठीक है, मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, याद रखिएगा, साक्ष्य है इसके मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख। कल ही मैंने बताया था प्रशस्ति क्या होता है, प्रशंसा पत्र, याद रखिएगा। ठीक है, तो राजा जो है इसके दरबार में जो भी व्यक्ति होते हैं, याद रखिएगा, वो प्रशंसा करते हैं राजा का, और इस प्रकार के एक प्रशस्ति अभिलेख जो है, ठीक है, डेवलप हो जाता है, तो याद रखिएगा। अब देखिए इसके बारे में जो यशोवर्मन है, इसके संबंध में एक बात याद रखिएगा कि गुप्तोत्तर काल का जो प्रारंभ हुआ है, ठीक है, उसका एक कारण यशोवर्मन भी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे आपको पता होगा कि गुप्त काल में गुप्तों के कमजोर होने का मुख्य कारण आपको पता है, मैंने बताया भी था कि गुप्तों के कमजोर होने का मुख्य कारण क्या था, लगातार धर्म का परिवर्तन होना, राजाओं के द्वारा जो है अलग अलग समय में अलग अलग धर्म को मानना, इनका एक कमजोरी था। दूसरा जो है कि गुप्त काल में जो राजा रहा करते थे, इनके समय दर समय जो है योग्य अधिकारी या योग्य शासक जो है बार बार डेवलप नहीं हो पाए। ठीक है, उसी के बाद याद रखिएगा कि राज्य विस्तार की कहानियों में कुछ राजाओं ने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ ही क्या हुआ कि ये दान दक्षिणा वाले क्षेत्र में चले गए, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ ही जो है ये दान दक्षिणा करने लगे, और ऐसे में जो है राजधन जो है वो खाली होने लगा था। अब इसी की कमजोरी से ये कर बढ़ाने लगे, कर बढ़ाए तो कृषक जो है ये नाखुश होने लगे। इस तरीके से पूरी परंपरा जो है ना एक तरीके से नाखुश हो गई, और गुप्त वंश जो है धीरे धीरे पतन होने लगा। ठीक है, अब जब पतन हुआ तो उसके कारण दूसरा भी था, याद रखिएगा, एक कारण था हुड़ों का आक्रमण, हुड़ों का आक्रमण। ठीक है, तो जब हुड़ों का आक्रमण हो रहा था तो हुड़ जो है काफी परेशान करते थे, याद रखिए, गुप्त वंश को। तो हुड़ों का आक्रमण के साथ साथ जो है ना दूसरा एक आक्रमण था जो महत्वपूर्ण आक्रमण था, याद रखिएगा, मालवा के यशोवर्मन का आक्रमण। ठीक है, तो यह महत्वपूर्ण कारण है, याद रखिएगा, कि गुप्तों के समाप्त या पतन होने का दूसरा महत्वपूर्ण कारण कौन है, मालवा के यशोवर्मन। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पॉइंट कर लीजिएगा। गुप्त के पतन का कारण। ठीक है, चले, तो मालवा के यशोवर्मन को याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा बंगाल के गौड़ वंश की बात करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसका संस्थापक कौन था,
शशांक, याद रखिएगा। ठीक है, किसका समकालीन था? हर्षवर्धन का समकालीन। कई बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखिएगा। या तो हर्षवर्धन का समकालीन उससे पूछा जाएगा या उसका समकालीन हर्षवर्धन को पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा समकालीन पूछा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी क्या थी? तो याद रखिएगा, इसकी राजधानी थी कर्णसुवर्ण। कर्णसुवर्ण, ठीक है, इसकी राजधानी थी बंगाल के गौड़ वंश की। ठीक है, कौन से धर्म का पालक था ये पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म से तो दुश्मनी थी इसकी ना, तो जनरली पूछा जाता है कि कौन से धर्म का पालन करता था ये, किस धर्म को मानता था ये। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा शैव धर्म का उपासक था ये, और कट्टर उपासक। ठीक है, यानी शैव धर्म का उपासक ही नहीं, ये कट्टर उपासक था और किसी भी धर्म को फलने फूलने नहीं देता था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसे में याद रखिएगा, एक मैंने आपको साहित्य बताया था, बौद्ध धर्म के संबंध में एक साहित्य बताया था जिसका नाम है आर्य मंजू श्रीकल्प। ठीक है, नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, आर्य मंजू श्रीकल्प। इसमें जो है ना शशांक के बारे में बहुत कुछ बातें बताई गई हैं, याद रखिएगा, आर्य मंजू श्रीकल्प। ठीक है, तो शशांक के बारे में जो है इसमें बताया गया है, और इसमें बताया गया है कि बौद्ध विरोधी किस प्रकार का बौद्ध विरोधी था ये, किस प्रकार से जो है बौद्ध धर्म को समाप्त करने पे लगा हुआ था। ठीक है, और यही कारण है कि जो है आपको आज वर्तमान में जितने भी जगह जाएंगे ना आप, जैसे सांची स्तूप जाइएगा, ठीक है, तो सांची स्तूप में जाएंगे तो देखिएगा बौद्ध जितने भी गौतम बुद्ध की मूर्तियां हैं उनमें गले नहीं है, ऊपर का हिस्सा है ही नहीं। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत सारी, किसी में नाक नहीं है, तो ये काटा गया है, मतलब प्रॉपर जो है इसका विरोध दर्शाया गया है कि बौद्ध धर्म को किस प्रकार से समाप्त किया जाए। ठीक है, तो बौद्धि वृक्ष से लेकर जितने भी चीजें के निर्माण हुए हैं, सभी निर्माण के क्रम पर जो है ये चीजें दर्शाई जाती हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब शशांक को हर्षवर्धन ने मार दिया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि शशांक को किसने मारा था? हर्षवर्धन ने मार दिया था। ठीक है, क्योंकि बदला लेना था, अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेना था, प्लस उसकी बहन को विधवा किया उसने, उसका बदला लेना था, अपनी बहन को बचाया था उसने इसके चंगुल से। ठीक है, तो इसने शशांक को मार दिया था। फिर शशांक को मारने के बाद जो है ये बंगाल का गौड़ वंश जो है ये उसके अधीन आ गया था, हर्षवर्धन के अधीन आ गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी के बाद जो है यहाँ पर पाल वंश का जन्म होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर्षवर्धन मरेगा तो बंगाल में पाल वंश का जन्म हो जाएगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कन्नौज में अभी हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन ने बंगाल के गौड़ वंश को समाप्त किया, और इस तरीके से जो है हर्षवर्धन का साम्राज्य काफी बड़ा हुआ, इसलिए हर्षवर्धन का साम्राज्य पढ़ने योग्य है। फिर जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होगी तो उसके बाद कोई योग्य शासक नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, तब जाकर जो है गोपाल, ठीक है, नया नाम याद रखिएगा गोपाल, क्योंकि ये राजा नहीं है, ये चुना हुआ राजा है, याद रखिएगा। यानी बंगाल के क्षेत्र में जो अमीर व्यक्ति हुआ करते थे या प्रभुत्व विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने देखा कि बंगाल में कोई ऐसा अब योग्य राजा नहीं है। अब इन्होंने क्या किया, मिलकर जो है एक व्यक्ति जो कि पढ़ा लिखा व्यक्ति था, शिक्षित व्यक्ति था, उसको जो है अपना राजा बना दिया, और यहाँ पर चुनाव होता है किसका? गोपाल का। और गोपाल के नाम के गोपाल, ठीक है, तो जितने भी राजा आए सबने अपना नाम क्या कर दिया? पाल, और बन गया क्या? कौन सा वंश? पाल वंश। तो इस तरीके से पाल वंश का जन्म होता है, याद रखिएगा, हर्षवर्धन के बाद। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं इसको। अब इसके बाद देखिए मालवा मगध के उत्तर गुप्त वंश को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जरूर इतनी बातें आपको याद रखनी है, और अंतिम बिंदुओं पर याद रखिएगा कि मगध या मालवा के उत्तर गुप्त की जो बात होती है, ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ये जो उत्तर गुप्त है, ये गुप्त वंश ऐसे गुप्त वंश है जो गुप्त वंश के सामंत थे, जिनको याद रखिएगा इनके टाइटल में भी गुप्त मिलेगा। ठीक है, समुद्रगुप्त जैसे मिल रहा है उसी प्रकार इनके टाइटल में भी गुप्त मिलेगा, लेकिन ये गुप्त वंश से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा, ये बाद के गुप्त वंश से संबंधित है, इसलिए इसको उत्तर गुप्त कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा इसको आप ऐसा याद रख सकते हैं कि गुप्त वंश के सामंत या गुप्तों के सामंत थे, लेकिन पूर्व गुप्त से भिन्न थे। ठीक है, जो गुप्त वंश था एक्चुअल में, जो गुप्त वंश था, ठीक है, चंद्रगुप्त हो गया, ठीक है, उसी प्रकार जो है आपका जितने भी गुप्त वंश के संबंधित शासक रहे हैं, याद रखिएगा, तो उनके संबंध में जो है ना आपको इसकी जो व्यवस्था है, याद रखिएगा, इस गुप्त वंश की जो व्यवस्था है, इसमें ये जो सामंत है ये पूर्व के गुप्तों से अलग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी उत्तर गुप्त कहा जाएगा या मालवा या मगध के उत्तर गुप्त कहा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा ये गुप्त वंश नहीं है, ये है कि उनके बाद जो है जो सामंत रहा करते थे उन गुप्तों के बारे में है यहाँ पर। ठीक है, अब ऐसे में देखिएगा इनके संस्थापक हैं कृष्णगुप्त,
गुप्त। ठीक है, तो ये नाम अगर आपके पास आए तो समझ जाइएगा कि ये जो है ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, कृष्णगुप्त। और उसके बाद जो एक और व्यक्ति याद रखिएगा, देवगुप्त। और याद रखिएगा ये वो देवगुप्त है जो शशांक का दोस्त है। ठीक है, शशांक का दोस्त और हर्षवर्धन का दुश्मन। ठीक है, जिसने जो है हर्षवर्धन का प्रतिद्वंदी के तौर पर काम किया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इनके संबंध में ये 3-4 राजवंशों के बारे में कल हम पढ़ने वाले हैं। बंगाल के पाल वंश, सेन वंश और कश्मीर के कुछ वंशों के बारे में, और उसके बाद जो है मध्य भारत का इतिहास स्टार्ट करेंगे इसके बाद वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं इस पे। बताइए कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन इसमें तो?